हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का लेसन 10 एन एलियन हैंड पढ़ेंगे। जिस नाम से बुक है और वही लेसन का नाम। तो हम सबसे पहले जान लें एन एलियन हैंड क्या होता है। एलियन होता है बच्चों कि ज़्यादातर लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जो दूसरे प्लैनेट से लोग आते हैं, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वो एलियन होते हैं। लेकिन असली बात यह है कि एलियन वो हर चीज़ आपके लिए एलियन है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है, वो आपके लिए वो हर चीज़ एलियन है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी दूसरे प्लैनेट से कोई प्लैनेट के बारे, वहाँ से कोई आने वाले लोग हों, या कोई कंट्री हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी ना हो, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एन एलियन हैंड। तो बिफोर यू रीड देखिए, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स इसी चैनल नॉट यास मैम इंग्लिश पे अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स साथ में एक्सप्लेन करती चलूँगी और एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। बिफोर यू रीड देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या कभी आपने जो मंगल ग्रह के लिए वाइकिंग मिशन भेजा गया था उसके बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वॉज कंपोज्ड ऑफ 2 spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander। तो देखिए, तो नासा का नाम हम सब लोग जानते हैं, अमेरिका में है, और उसका फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्पेस में ये लोग अपने कई तरह के यान भेजा करते हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजा करते हैं और दूसरे ग्रहों के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में पता करते रहते हैं। तो नासा जो था उसने वाइकिंग मिशन मार्स पे भेजा था और उसमें 2 स्पेस क्राफ्ट थे, 2 अंतरिक्ष यान थे। एक का नाम था वाइकिंग 1, एक का नाम था वाइकिंग 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड ए लैंडर। और दोनों में ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। ऑर्बिटर का मतलब होता है कि जो चक्कर काटता रहता है, जिस प्लैनेट पे, जैसे मार्स पे भेजा तो मार्स के चारों तरफ वो चक्कर काटता रहेगा ना, उसको ऑर्बिटर कहते हैं। और लैंडर वो होता है जो वहाँ पर लैंड कर जाए मार्स की प्लैनेट पे। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉजिटिव साइंस ऑफ लाइफ। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि नासा ने ये मिशन वाइकिंग मिशन 1 और 2 क्यों भेजा था, इसका मुख्य उद्देश्य था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य, कि वहाँ की इमेजेस, वहाँ की फ़ोटोज़ लाना एंड सैम्पल्स लाना, सैम्पल्स ऑफ द मार्शियन सरफेस एंड सॉइल, कि वहाँ की ज़मीन की, वहाँ की जो सतह है, वहाँ के सैम्पल्स उठा के लाना एंड सर्च, और उनको देखना ऑफ एनी पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ। क्या वहाँ ज़िंदगी जीने का कोई भी साइन है? क्या वहाँ जीवन शुरू किया जा सकता है? कि क्या कोई वहाँ पर रह सकता है? तो ये सब सर्च करने के लिए वाइकिंग मिशन भेजा गया था। वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स और 19 जून 1976। वाइकिंग मिशन 1 जो था 20 अगस्त 1975 को भेजा गया था और ये मार्स पे पहुंचा 19 जून 1976 को। समझिए, देखिए करीब कितना 10-11 महीने का समय लगभग लगा। वाइकिंग 2 वॉज लॉन्च ऑन 9 सितंबर 1975 एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट एंड 7 अगस्त 1976। और वाइकिंग मिशन 2 जो है 9 सितंबर 1975 को भेजा गया और जिसने मार्स की ऑर्बिट में प्रवेश किया 7 अगस्त 1976 को। Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the 2 landers conducted 3 biology experiments to look for possible sign of life। और besides माने होता है इसके अतिरिक्त, सिर्फ फोटो लेने के अतिरिक्त and collecting other साइंस डाटा, वहाँ से जो साइंस के लिए जो डाटा अवेलेबल था उसको कलेक्ट करने के अलावा, मार्शियन सरफेस का जो डाटा था उसको कलेक्ट करने के अलावा, द 2 लैंडर्स कंडक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। 2 लैंडर्स जो थे, जो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, उन्होंने 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट किए टू लुक फॉर पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ, कि वहाँ जीवन का कोई चिन्ह है क्या, यानी कि जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या वो चीज़ें अवेलेबल है वहाँ, ये जानने के लिए। एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स। और अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास गवाह नहीं है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो ये बताए कि वहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि कोई वहाँ पे जीता जागता कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पर है, इसका कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, नाउ रीड द स्टोरी। आज हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके पॉइंट्स पहले ही देख लेते हैं। नंबर 1, टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। टिल्लू नाम का एक लड़का है और उसके पेरेंट्स, बीनीथ माने होता है अंडर में, वो एक ज़मीन के अंदर, द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, एक प्लैनेट के सरफेस के अंदर
आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि टिल्लू और उसके पेरेंट्स जो हैं एक प्लैनेट में आर्टिफिशियल कंडीशंस में बीनीथ द सरफेस, सतह के नीचे रहते हैं. टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स, ही हैज़ नेवर सीन देम. और टिल्लू ने सूरज और चांद के बारे में सुना है और पढ़ा है, लेकिन उसने कभी देखा नहीं है उनको. टिल्लू's father goes to work through a secret passage एंड टिल्लू वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट इट. और टिल्लू के फादर जो है अपने काम के लिए एक सीक्रेट रास्ते से, एक जो सीक्रेट रास्ते से जाते हैं अपने काम के लिए, और टिल्लू वॉन्ट्स टू नो ऑल अबाउट इट. और टिल्लू उस चीज़ सब, उस सीक्रेट रास्ते के बारे में और उसके ऊपर जाके क्या है ये सब बारे में जानना चाहता है. तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों. सी, टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे. और यहाँ पर टिल्लू से कोई कह रहा है कि कितनी बार तुमसे कहा गया है कि इस तरफ नहीं जाओ. बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे. तो फिर वो टिल्लू कहता है कि अरे पापा क्यों जाते हो रोज़ वहाँ पर उस तरह रास्ते से. बिकॉज दैट इज़ जॉब टिल्लू. तो दूसरा जन कहता है क्योंकि वो उनका काम है. दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज. टिल्लू's फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज. और वो पैसेज जो था एक अंडरग्राउंड पैसेज था. अंडरग्राउंड होता है जो ज़मीन के अंदर पैसेज था. और टिल्लू के फादर जो है वहाँ पर काम के लिए रोज़ जाते थे उस पैसेज के थ्रू, है ना, उस पैसेज से गुजर के अपने काम के लिए जाते थे. एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन. और हर रोज़ ये उसी रास्ते से वापस आते थे. वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट. उस फॉरबिडन रूट का मतलब है जिस पे जाना मना हो. उस रास्ते पे जिस पे जाना मना हो उसके छोर पे क्या है. नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो. सिर्फ टिल्लू ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उस कम्युनिटी के जहाँ वो रहता था, उस सोसाइटी के बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि जो उस रास्ते के जिसमें सबको जाना मना है सिर्फ टिल्लू के फादर जाते हैं, तो उसके वहाँ पर ऐसा क्या है कि सबको मना है. टिल्लू's फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे. और टिल्लू के फादर कुछ उन सेलेक्टेड लोगों में से थे जो उस रास्ते पे जा सकते थे. The above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted on following his father. और ये बातें जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ी कि टिल्लू तुमको मना किया जाता है तो इस रास्ते से क्यों जाते हो, तो वो पूछता है कि पापा तो रोज़ जाते हैं. तो उसकी ममा कहती है कि ये उनका काम है, यानी कि ये ममा और टिल्लू बातें कर रहे थे. तो आगे देखिए, ये अबव कन्वर्सेशन जो है ये टिल्लू और उसकी मम्मी के बीच में हो रहा है. और ये हर बार होता है व्हेन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर. जब वो ये बहुत ही कोशिश करता है, बहुत ही जिद करता है जाने की अपने फादर के पीछे, तो उसको रोक लिया जाता है कि नहीं, उसमें सिर्फ फादर जा सकते, तुम नहीं जा सकते. टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट. और आज थोड़ा अलग सा था. टिल्लू फादर वॉज एंजॉइंग अ सिएस्टा एट होम. और सिएस्ता होता है कि दोपहर को खाने के बाद जो झपकी ली जाती है, नैप, उसको सिएस्ता कहते हैं. और टिल्लू के फादर जो थे घर पे दोपहर के खाने के बाद हल्की सी झपकी ले रहे थे, नींद ले रहे थे. एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड. और टिल्लू को उनका जो सिक्योरिटी कार्ड था तो वो उसको किसी तरह मिल गया, उसने मैनेज कर लिया उसको पाना. और देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज. और इवेडिंग माने होता है बच्चों कि बच कर निकलना. और अपनी मम्मी की वॉचफुल आइज जो हमेशा उसके ऊपर नज़र रखते थे टिल्लू से, उनसे बच के टिल्लू उस फॉरबिडन पैसेज पे जहाँ पर जाना मना था उस रास्ते पे गया. अब मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री. और एक मेटल के, एक धातु से बने हुए दरवाजे ने उसकी एंट्री रोक दी. बार्ड होता है कि उसकी एंट्री रोक दी कि आप नहीं जा सकते. बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट. लेकिन टिल्लू जो है अपने पापा का जो सिक्योरिटी कार्ड ले आया था, वो मैजिक कार्ड है, उसने वो दिखाया. ही डिड द सेम. और उसके फादर भी ऐसे ही करते थे कि उसने देखा था कि वो फादर जो है वो कार्ड, जो उनका सिक्योरिटी कार्ड जब शो करते थे तो रास्ता खुल जाता था. और उसने भी वैसे किया. ही डिड द सेम. और टिल्लू ने भी सेम वैसे किया. एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली. और बिना आवाज़ के दरवाज़ा खुल गया. और वेल लिट पैसेज सीम टू बेकॉन हिम. और वेल लिट पैसेज का मतलब होता है कि उस पैसेज में जो दरवाज़ा खुला, जो रास्ता दिखाई दिया, उसमें खूब रोशनी थी. वेल लिट पैसेज था वो. सीम टू बेकॉन हिम. बेकॉन का मतलब होता है कि खुद इन्वाइट कर रहा हो कि भैया इतना चमकता हुआ, जगमगाता हुआ रास्ता था, जैसे कि खुद इन्वाइट कर रहा हो कि आओ मेरे अंदर आओ, है ना. अंदर आगे देखिए, स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल. और फिर उसने जो अपना कार्ड डाला था पापा का, जो उठा के ले आया था, वो उसने अपना कार्ड निकाला और वो दूसरे स्लॉट से बाहर निकला. टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग जेंटल अपवर्ड स्लोप. मार्च माने होता है वॉक, और जेंटल अपवर्ड स्लोप माने होता है कि ढाल जो ऊपर की तरफ जा रही हो. तो टिल्लू ने अपना कार्ड लिया और एक
जेंटल वॉक ऊपर ढाल के ऊपर चढ़ना शुरू किया. फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. और वो जो है पैसेज था वो एक अंडरग्राउंड जगह से ऊपर प्लैनेट की सरफेस की तरफ जाता था. यानी कि वो लोग अंडरग्राउंड रहते थे, वो ढाल चढ़ के ऊपर वो सरफेस पे आ रहा था. टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन इफ इट वॉज डे टाइम और द स्टार्स if it was night, about which he had heard and read so much. और जब टिल्लू जा रहा था, उस ढाल पे चढ़ रहा था, तो वो he looked forward to seeing, वो सोच रहा था कि अगर दोपहर होगी, डे टाइम होगा तो उसको सूरज दिखाई देगा बाहर, और अगर रात का समय होगा तो उसको तारे दिखाई देंगे, जिसके बारे में उसने सुन रखा था या फिर बहुत पढ़ रखा था. He had heard and read so much. सब पढ़ रखा तो उसने कभी चांद और सूरज देखे नहीं, सितारे और सूरज देखे नहीं थे. ठीक है, बस सुन रखा था और पढ़ रखा था. बट अलास दैट वॉजन टू बी. लेकिन अलास होता है कि दुख की बात है कि ऐसा कुछ नहीं था. टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस had already detected and photographed the small intruder. इंट्रूडर होता है जो ज़बरदस्ती घुस जाए, घुसपैठिया, है ना. तो टिल्लू जो है उसने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे उस पैसेज पे कि कोई नहीं जा सकता, फॉरबिडन रूट था, उस पर वो कार्ड लगा के मैनेज करके जा रहा था, तो उसने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया था, उसको थोड़ा हल्के में ले लिया था. और उस रास्ते पे जितने भी इनविजिबल जो दिखाई ना देते थे लेकिन ऐसी डिवाइसेस लगी थी जिसने तुरंत डिटेक्ट कर लिया कि कोई अंदर घुस आया है, और उसकी फ़ोटो ले ली टिल्लू की, और कि एक छोटा सा इंट्रूडर, एक छोटा सा घुसपैठिया घुसा है रास्ते में. ये सब मशीनों से पता लग गया. सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वॉज थॉरली चेक्ड. और उसकी फ़ोटो टिल्लू की, जो उनका मेन ऑफिस था, सेंट्रल ब्यूरो था, मेन ऑफिस था, वहाँ पर भेजी गई, और वहाँ पर उसकी फ़ोटो को चेक किया गया कि कोई बच्चा उस फॉरबिडन रूट में घुसा है. सारी मशीनों से फोटोग्राफ आ गई. एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैवली ऑन हिज शोल्डर. और वो आगे 10 कदम भी चल पाता. 10 paces का मतलब 10 कदम भी नहीं चल पाया कि एक मजबूत हाथ आया उसके कंधे पर. एंड जेंटली बट फर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द, आगे देखिए, सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एंशियस एंड एंग्री मदर. और फिर क्या हुआ देखिए कि उसको जेंटली, प्यार से, लेकिन ही वॉज एस्कॉर्टेड. एस्कॉर्टेड माने होता है उसको साथ ले जाया गया. सिक्योरिटी स्टाफ जो ने जिसको उसके ऊपर हाथ रखा वो उसको साथ ले गया और अब वापस घर ले गया कि नहीं आप नहीं जा सकते, घर चलिए, अपने घर जाइए. और वहाँ पर घर पे उसकी मम्मी थी जो एंशियस थी, बहुत चिंतित थी उसके लिए कि कहाँ चला गया टिल्लू, एंड एंग्री, और बहुत गुस्से में बैठी थी. मना किया था ना, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना कि मामा मना करी थी उसकी, वहाँ ना जाया करो, पापा का काम होता है इसलिए वो जाते. तो बहुत गुस्सा में बैठी, तो चिंता भी कर रही थी. वाइल ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर. अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर का मतलब है कि बहुत दया के संग, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, किसी ऐसे जन में हेल्प की. वो कब? जबकि वाइल ही वॉज बीइंग स्कोल्डेड, जबकि उसको डांटा जा रहा था. या नेचुरली कि उसकी मम्मा उसको डांट रही थी कि मना किया था कि फिर वहाँ गई, वहाँ पर चले गए तुम. और लेकिन उसके एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, एक ऐसे आदमी ने उसकी हेल्प की. और पता है वो कौन था? चलो आगे बढ़ते हैं. Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. और ये उसके पापा थे और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे उसको एक्सप्लेन करने दो, और जो कि अभी सो के उठे थे, जस्ट गॉट अप. क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था ना कि वो दोपहर के खाने के बाद सियास्ता ले रहे थे, नैप ले रहे थे, अब वो जग गए थे. इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन. और उन्होंने कहा कि अगर उसको प्रॉपरली संक्षेप में, शॉर्ट में बता दिया जाएगा तो वो इस टाइप की हरकत दोबारा नहीं करेगा. ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, और उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया. लिसन टिल्लू, उन्होंने टिल्लू से कहा, टिल्लू के फादर ने, कि टिल्लू सुनो, आई वर्क ऑन ए सरफेस वेयर एन ऑर्डनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ. और फिर उनके पापा ने कहा कि जहाँ मैं सरफेस पे काम करने के लिए जाता हूँ वहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता, कोई नॉर्मल पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता. अगर चला जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा. बिकॉज क्यों? क्योंकि द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ, क्योंकि तो वहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम है बहुत कि सांस ली जा सके. एंड वेयर द टेम्परेचर इज़ सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ. और वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है, इतनी ठंडक है कि कोई जाएगा तो जम के मर जाएगा, है? यानी कि उसकी तो कुल्फी जम जाएगी. बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? तो टिल्लू पूछता है कि ऑफकोर्स कि मैं नहीं जा सकता तो आप कैसे जा सकते हैं, तो आप कैसे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, आप तो रोज़ जाते हैं. बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट
विद द रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैं वेल इक्विप्ड जाता हूँ कि जो मेरे को बचाने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो उपकरण ज़रूरी हैं वो लेके जाता हूँ इन अ स्पेशल सूट। मेरा एक स्पेशल सूट है जिसको मैं पहन के जाता हूँ विद द रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। रिजर्वायर माने होता है कि एक्स्ट्रा सोर्स, है ना, कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके जाता हूँ, यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता हूँ और एक स्पेशल सूट पहनता हूँ। आई कैन कीप वार्म, और मैं अपने आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस। और मैं अपने आप को गर्म रखता हूँ, यानी कैसे मैं कपड़े पहन के जाता हूँ कि मैं बहुत गर्म रहूँ। और मेरे बूट्स जो है, मेरे जो जूते हैं, जो लंबे जूते होते हैं उनको बूट्स कहते हैं, वो स्पेशली डिज़ाइंड है इस काम के लिए, जो मुझे वहाँ पर कि ताकि मैं सरफेस पे वॉक कर सकूँ, ये सरल बनाते हैं। उन जूतों की वजह से मैं सरलता से सरफेस से वॉक कर सकता हूँ। व्हाट्स मोर, और इससे ज़्यादा पता है, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, कि मुझको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे एक सरफेस पे जाके, सतह पे जाकर काम करना है और कैसे सर्वाइव करना है ना। इस बात में मुझको ट्रेनिंग भी मिली हुई है, और मेरे कपड़े स्पेशल है, मेरे बूट्स स्पेशल है, मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके जाता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर काम कर पाता हूँ। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी चला जाए है बिना इन सब इक्विपमेंट्स के, तो वो जम के मर जाएगा, क्योंकि वहाँ की एयर में ऑक्सीजन बहुत कम है और बहुत ठंडा के टेम्परेचर बहुत लो है। ये उसके फादर ने उसको समझाया। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally, और वो अपने लिटलू को बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज, फोरफादर्स होता है पूर्वज जो है, बहुत नेचुरली, बिल्कुल आराम से वहाँ पर सरफेस पे रहा करते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वास्तव में ये वो ऐसा उन्होंने कई लाखों साल तक किया। 1 मिलियन में बच्चों 10 लाख होते हैं, यहाँ मिलियंस लिखा है। लाखों साल तक हमारे पूर्वज जो है सतह पे आराम से रहते थे। बट टाइम्स चेंज, लेकिन समय बदला। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न होस्टाइल। अब देखिए, सस्टेनेंस का मतलब होता है कि जो हमको नरिशमेंट देता है, कि अगर हम सूरज ना हो तो सब कुछ जम जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से हम सस्टेन कर पाते हैं। और टर्न हॉस्टाइल का मतलब होता है बिल्कुल उसका तो व्यवहार ही बदल गया है, बिल्कुल जैसे दुश्मन काम करते हैं वैसे काम करने लगा। तो देखिए तो आई एम रिपीटिंग द होल लाइन अगेन, बट टाइम्स चेंज, और समय बदला। और सन जो है, द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेन, जो हमको सो एनर्जी देता था, एकदम से टर्न होस्टाइल, उसका व्यवहार बदला और वो थोड़ा सा उसका रुख बदला। इट चेंज ओनली स्लाइटली, और थोड़ा सा सन में चेंज आया, बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लानट। लेकिन सूरज ने तो हल्का सा चेंज किया, लेकिन उसका हल्का सा चेंज भी यहाँ पर सरफेस पे जो नेचर का बैलेंस था प्लैनेट, वो गड़बड़ाने के लिए काफ़ी था। यानी कि सूरज में हल्का सा चेंज आया और यहाँ पर एयर की जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई लोगों को, यानी कि वो सांस नहीं ले पाते थे, टेम्परेचर लो हो गया है, तो उसका जो था बड़ा होस्टाइल हो गया, यानी कि उसका व्यवहार थोड़ा सा बदल गया, बुरा हो गया हम लोगों के लिए, ये कहना चाहते हैं वो। देखिए और फिर क्या हुआ, जब सूरज में स्लाइटली सा चेंज आया तो फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले तो चिड़ियाँ गायब हो गई। द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद एनिमल्स गायब हो गए। द फिश कुडंट बियर इट एनी मोर आइदर, और जो मछलियाँ थी वो भी इसको ज़्यादा नहीं सह पाई उस टेम्परेचर को। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, और हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग इसलिए बच गए, इसलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी थी। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड, लेकिन हम लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन के नीचे रहना पड़ा, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, और सब आर्टिफिशियल कंडीशंस में, यानी ज़मीन के अंदर अगर कोई रहेगा तो नेचुरली, और सूरज ऊपर निकलता है, सूरज तारे बच्चों ने कभी देखे नहीं, तो समझिए आर्टिफिशियल से सब इलेक्ट्रिसिटी के बल पे सब रहते होंगे। ठीक है, थैंक्स टू सोलर एनर्जी। देखिए वो आगे कहते भी हैं कि वो अभी भी सोलर एनर्जी को, जो सूरज से हमको एनर्जी मिलती है, उसको थैंक यू कहते हैं उसके फादर। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, और हम उस सोलर एनर्जी, जो सूरज में तो था, वहाँ पर हल्का सा चेंज हुआ था लेकिन सूरज था, तो उसके फादर कहते हैं कि हम उस सोलर एनर्जी की वजह से एक सफिशिएंट, एक पर्याप्त मात्रा में जो एनर्जी है वो जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और जिससे हमारी अंदर की लाइफ, अंडरग्राउंड लाइफ कंफर्टेबल चलती है। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन जो मशीन्स जो हमारी ज़मीन के अंदर हम लोग को कंफर्ट देती हैं, वो हमेशा अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए।
इसलिए सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, और उनमें से कुछ मशीनें जो हैं ऊपर सरफेस पे लगी हैं. आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम. और मैं उस टीम का एक मेंबर हूँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मशीनें सरफेस पे लगी हैं ऊपर जाके, तो कि उनको मैं ध्यान रखूं और उनकी सर्विस करता रहूं ताकि वो अच्छी चलेंगी. तभी तो सोलर एनर्जी जो है पावर जनरेट हो पाएगी, तभी तो नीचे की लाइफ अच्छी चलेगी. क्यों? तो और जो मशीनें थी उनका रख रखाव का काम उनके फादर का और उनकी टीम का था. ठीक है, आगे देखिए. डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप. और टिल्लू कहता है कि पापा क्या मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर. उनके पापा ने कहा हाँ बिल्कुल, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड. और जैसा कि हर बार बात की आखिरी लाइन जो होती थी, कोई भी बात चली उसमें आखिरी लाइन उसकी ममा बोलती थी, तो इसी तरह उन्होंने इस बार भी कहा कि ममा ने उसकी कहा बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय. और इसके लिए अगर तुम बड़े होकर पापा की टीम ज्वाइन करना चाहते हो तुम्हें अच्छा लड़का बनना पड़ेगा. एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू. और ऐसा करना पड़ेगा जैसा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कहते हैं. ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट के लिए दूसरा वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. थैंक यू. वर्क हार्ड, प्रैक्टिस.